वेलकम टू स्टडीयान। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे अपने फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, जो कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है अधिकार के बारे में। और जो ये बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम जानेंगे कि अधिकार का मतलब क्या है, अधिकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में हम जानेंगे, तथा हम देखेंगे कि जो अधिकार है उनके कितने प्रकार हैं, तथा हम देखेंगे कि जो परिभाषा है उनके विचारक है जो अधिकार के, उनके विचार है क्या। देखते हैं कि जो राज्य द्वारा व्यक्ति को वर्धित कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता तथा कुछ सुविधाएं दी जाती है जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, क्या कहलाते हैं, हमें अधिकार कहलाए जाते हैं। बात करते हैं इनकी परिभाषा के बारे में कि जो परिभाषा है, विचारक है जो विभिन्न विचारक, उनके विचार है क्या अधिकार के बारे में। तो लास्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं कर सकता। यानी कि अधिकार के होने के साथ ही व्यक्ति अपना विकास संभव कर सकता है, बिना अधिकार के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। बात करते हैं बोसांके ने क्या कहा है, तो अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग होती है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा उसे लागू किया जाता है, और राज्य द्वारा लागू करने पर वह अधिकार का रूप बनता है। ग्रीन ने कहा है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाहर की स्थिति है जिसके द्वारा उसके आसपास के वातावरण से उसके अधिकार का पता चलता है। तो देखते हैं कि जो बोसांके ने कहा था उसका मतलब क्या है। तो मनुष्य के जो कार्य है वो आगे चलकर सामाजिक मांग का रूप धारण करती है, और सामाजिक जो मांग है वह राज्य द्वारा उनकी मांग को लागू किया जाता है, और जो उनकी मांग है आगे चलकर उनके अधिकार बन जाते हैं। अब देखते हैं इनके लक्षणों के बारे में कि अधिकार वास्तव में राज्य में है या नहीं, उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो सामाजिक स्वरूप से हमें उनका पता चलेगा। किसी भी अधिकार के लिए आवश्यक है कि उसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए, क्योंकि जो समाज है वो मान्यता के अभाव के बिना अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक स्वीकृति ही अधिकारों को जन्म देती है, और समाज केवल उन्हीं मांगों को स्वीकार देता है, स्वीकृति देता है जो प्रचलित नैतिक मान्यताओं पर खरी उतरती हो। कोई ऐसे अधिकार नहीं मांगी जाए या उनकी ऐसी मांग न हो समाज की जो उनकी नैतिक मान्यताओं पर खरी न उतरे। अब मान लीजिए कोई ऐसे अधिकार हो जो केवल एक वर्ग का भला करते हो, या अन्य किसी वर्ग का भला न करे, या किसी एक वर्ग को अधिक शक्तिशाली बनने का उनकी मांग हो, तो ऐसे अधिकार उनकी नैतिक मान्यता पर खरे नहीं उतरेंगे। अब देखते हैं इनके कल्याणकारी रूप के बारे में कि जो कल्याणकारी स्वरूप होगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि अधिकार वास्तव में राज्य में है या नहीं उसके बारे में। तो कोई भी मांग नैतिकता तथा सदाचारी के आधार पर ही अधिकार का रूप ग्रहण करती है, कि उनके पीछे नैतिकता है या सदाचारी या दोनों है, तो उसी अगर होगी तो उसी के बाद उनका रूप क्या बनेगा, अधिकार बनेगा, उनकी मांग अधिकार बनेगी। बात करते हैं जनता के हित में प्रयोग होंगे तो अधिकार होंगे। अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि वे दूसरों के विकास में बाधा बन जाए, बल्कि उनका प्रयोग जनहित में प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी संपूर्ण समाज का विकास संभव हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके अधिकारों का प्रयोग जनहित की उपेक्षा करता है तो ऐसी दशा में उनके जो सीमित अधिकार करना न्यायोचित रहेगा, क्योंकि किसी भी अधिकार को असीमित हो या अनियंत्रित हो तो उनके अधिकार को नियंत्रण में लाने के लिए उनके पीछे न्याय का पावर होना चाहिए, उनके पीछे न्याय का प्रेशर होना चाहिए। उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि असीमित अधिकार दूसरों के लिए हानिकारक बन सकते हैं, उनके अधिकार खत्म हो सकते हैं, उनके अधिकार दब सकते हैं। तो जरूरी है कि इनके पीछे न्याय संगत शक्ति हो। अब बात करते हैं कि राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा तो अधिकार कहलाए जाएंगे। इसके उल्लंघन की दशा में राज्य बल प्रयोग करके उल्लंघनकर्ता को ऐसा करने से रोक सकता है। दूसरे शब्दों में अधिकार न्याय संगत होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के अधिकारों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या स्वयं सरकार द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे में प्रभावित व्यक्ति इसके विरुद्ध न्यायालय की शरण में जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी स्टेट है या जितने भी देश है उनके पीछे न्यायालय की ताकत होती है, जिसके बाद उनका जो कंट्रोल है, उनका नियंत्रण है, वो अच्छी तरह से बना रहता है। अब बात करते हैं सार्वभौमिकता पर। तो यहाँ हमारा सार्वभौमिकता से अभिप्राय है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त किए जाने चाहिए, किसी एक वर्ग को या किसी गिने चुने वर्ग को अधिकार प्राप्त न हो। अधिकार प्राप्त हो तो सबको हो। अधिकार को लेकर व्यक्ति व्यक्ति में किसी आधार पर कोई भी अंतर न किया जाए, क्योंकि सभी व्यक्ति समान रूप से अधिकार का उपयोग करते हैं। जो एक व्यक्ति का अधिकार है वह दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। अब मान लीजिए कि मेरा अधिकार है जीवित रहने का,
तो दूसरे का अधिकार है कि वह मेरे अधिकार का प्रयोग करने दे। अब बात करते हैं अधिकारों के प्रकार के बारे में। पहला अधिकार है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार से हमारा अभिप्राय मनुष्य को प्राप्त उन सुविधाओं से है जो राज्य की उत्पत्ति से पहले ही उनकी जो अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था में थी। इस अवस्था में मनुष्य मनमाने तरीके से उन सुविधाओं का प्रयोग कर सकता था जो उसके विकास के लिए आवश्यक माने जाते थे। इन्हीं अधिकारों को विद्वानों ने क्या कहा है, प्राकृतिक अधिकार का नाम दिया है। बात करते हैं नैतिक अधिकार के बारे में। तो नैतिक अधिकार से हमारा अभिप्राय उन अधिकारों से होता है जिनका संबंध नैतिक मान्यताओं पर होता है, अर्थात इनका जो संबंध है मनुष्य के नैतिक आचरण पर होता है। यह अधिकार कानून पर आधारित नहीं होते क्योंकि इनके पीछे किसी भी राज्य की बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। यह पूर्णतः सदाचारी, सद्गुण तथा सद्व्यवहार पर आधारित होते हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब है, उसको आप भोजन दोगे, क्या यह आपका अधिकार है, नैतिक अधिकार है? क्या इनके पीछे किसी भी तरह का कानूनी प्रेशर होगा? अगर आपके पास रोटी है तो आप दोगे, अगर नहीं है तो नहीं दोगे। तो इनके पीछे किसी भी तरह की राज्य की बाध्यकारी शक्तियां नहीं होती। ये आपकी नैतिक आचरण है जिससे हमें पता चलता है कि आपके जो व्यवहार है वो सद्व्यवहार है, सद्गुण है, सदाचार है, आपका नैतिक अधिकार कहलाएगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में उन अधिकारों को रखा जाता है जो देश के मूल कानून अर्थात संविधान में नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। यह प्राय वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, क्योंकि यह संविधान द्वारा जनता को दिए जाते हैं और इनके पीछे कानूनी शक्ति होती है तथा राज्य की बाध्यकारी शक्ति होती है। बात करते हैं वैधानिक अधिकार के बारे में। जो कानूनी अधिकार है उसके बारे में। तो वैधानिक अधिकारों से हमारा अभिप्राय उन अधिकारों से होता है जिन्हें राज्य कानून द्वारा जनता को प्रदान करता है। इन्हें कानून का संरक्षण प्राप्त होता है तथा इनके पीछे अतिक्रमण होने पर नागरिक जो है वो कानून की शरण में जा सकता है और बता सकता है कि मेरा अधिकार दबाया गया है तथा आप इसका निवारण करें। अब बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है सामाजिक अधिकार। जो सामाजिक जीवन की सुविधा के रूप में नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये अधिकार सामाजिक जीवन की समृद्धि तथा सुखद जीवन के लिए परम आवश्यक समझे जाते हैं। और यह अधिकार कौन कौन से अधिकार है? आपके जीवन का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार, धर्म, संस्कृति, शिक्षा का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, यह सभी अधिकार इस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं राजनीतिक अधिकार के बारे में। जो शासन में भाग लेने हेतु नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, यह अधिकार विशेष लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। किसी अन्य जो शासन व्यवस्था है उसमें इन अधिकारों का अभाव देखा जा सकता है, क्योंकि चाहे तो उसमें राजतंत्र होगा या सेना तंत्र होगा, तो लोकतंत्र में संभव हो सकता है, किसी अन्य तंत्र में यह शामिल नहीं किए जा सकते। और इन तंत्रों के पीछे कौन से अधिकार होंगे? तो इसके पीछे आपकी मत देने का अधिकार होगा, निर्वाचित होने का अधिकार होगा और याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार, सरकार का जो सरकारी पद है वो पाने का अधिकार आपको इसमें मिलेगा। तो इन अधिकारों के द्वारा आप शासन के शुद्ध रूप में जा सकते हैं तथा उनमें अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं तथा अन्य सभी के जो वर्ग है उनको प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं आर्थिक अधिकार के बारे में। तो जो व्यक्ति के आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए जाते हैं, समाजवादी देशों में नागरिकों को आर्थिक अधिकार पर विशेष बल दिया जाता है। और इन अधिकारों के पीछे कौन कौन से अधिकार होंगे? तो इसके पीछे आपका विश्राम करने का अधिकार होगा, अवकाश पाने का अधिकार होगा, पर्याप्त मजदूरी पाने का अधिकार होगा, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। और यह सभी अधिकार आपके आर्थिक तरक्की के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। अब देखते हैं नागरिक अधिकार के बारे में। तो अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु आवश्यक व सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और जिन्हें राज्य द्वारा लागू करने की व्यवस्था करता है, और यह बाद में आपके अधिकार बन जाते हैं। मांग अधिकार का रूप धारण करती है तथा जो समाज की स्वीकृति होती है वह आपके अधिकार का निर्माण करती है। देखते हैं कि जो लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार है वो उसका मतलब क्या है। तो अधिकार की वह महत्वपूर्ण राजनीतिक दशाएं हैं जिनकी कसौटी पर हम किसी राज्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कि कोई राज्य कितना अच्छा है तथा इस बात का निर्धारण इस आधार पर किया जा सकता है कि वह अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देता है तथा उनकी जो अधिकार की सीमा है वो कहाँ तक है। जहाँ तक लोकतंत्र का प्रश्न है, इसमें बिना किसी संदेह के लोकतंत्र में ऐसी शासन व्यवस्था प्रचलित है जिसमें नागरिकों को व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं, अन्य किसी
शासन व्यवस्था के मुकाबले लोकतंत्र में अधिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं नागरिकों के अधिकार के प्रकार के बारे में। तो अब बात करते हैं पहले अधिकार के बारे में, जो कि है जीवन का अधिकार। यदि व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो अन्य जितने भी अधिकार हैं उनका व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है। अब देखते हैं दूसरे अधिकार के बारे में, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अभाव में व्यक्ति का जो विकास है वो बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। इस नाते से यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों का स्रोत माना जाता है। देखते हैं तीसरे अधिकार के बारे में, जो कि है समानता का अधिकार। लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को समान मानकर चलता है। इसमें सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान माने जाते हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। कानून की दृष्टि में सभी जो व्यक्ति है वो समान है, चाहे वो किसी भी पंथ की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सभी समान है तथा सभी की जो न्याय है वो समान रूप से किया जाएगा। अब तो देखते हैं इसके शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में, कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कारखाने हैं उसमें काम करने वाले जो श्रमिक है उनके घंटे निश्चित किए जाएं, उनके वेतन आदि पर कानून निर्धारित किया जाए कि किसी भी तरह का कोई ऐसा धांधली न की जाए कि उनसे मेहनत करवा ली लेकिन उनकी जो पगार है वो आपने नहीं दी। तो इनके पीछे उनका जो कानूनी निर्धारण किया जाना आवश्यक माना जाता है। इसी के साथ बेगारी जैसी प्रथा का भी अंत किया जाना चाहिए। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने का, उनकी उपासना करने की आज़ादी दी जाए। अब देखते हैं इसके छठे अधिकार के बारे में, जो कि है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में। एक सच्चे और अच्छे लोकतंत्र में व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे शिक्षा ग्रहण कराई जाए तथा वह अपनी संस्कृति का विकास करने के अधिकार दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी जो संस्कृति है उसका अंत न हो। अब देखते हैं विवाह एवं परिवार संबंधी अधिकार के बारे में, कि एक सच्चे और अच्छे लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्र रूप से विवाह करने, पति पत्नी साथ रहने तथा बाल बच्चों का जो पालन पोषण है उनका अधिकार उन्हें प्राप्त किया जाना चाहिए। देखते हैं आठवें अधिकार के बारे में, जिसमें है संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की गई है, कि नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जो भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उसे उचित साधन तथा धन कमाने के लिए अधिकार दिए जाए, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जो नागरिक है अपने इस अधिकार का दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग कैसे होगा? चाहे इसमें टैक्स की बचत करके हो सकता है, चाहे ब्लैक मनी बनाकर हो सकता है, तो इनके पीछे उनका दुरुपयोग न हो उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। अब देखते हैं इसके 9वें अधिकार के बारे में, जो कि है आर्थिक अधिकार। नागरिकों को काम का अधिकार होना चाहिए, विश्राम का अधिकार, वृद्धावस्था में पेंशन पाने का अधिकार, आवासीय जैसी सुविधा उन्हें अधिकार में प्राप्त होगी तो वह अपना आर्थिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में, जो कि है राजनीतिक अधिकार। इस अधिकार के द्वारा आप अनेक व्यक्तियों को या अनेक समूहों को प्रभावित कर सकते हैं। लोकतंत्र को साकार बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को राजनीति में अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें उसे अपनी इच्छा अनुसार मत देने का अधिकार प्राप्त हो, अपनी योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो तथा राजनीति में भूमिका के द्वारा वह देश को अपने तरीके से बदल सकता है तथा अपने अनुसार उनके जो विचार है उसमें अन्य को प्रभावित कर सकता है। अब देखते हैं शासन का विरोध करने के अधिकार के बारे में, कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिकों को यह अधिकार दिया जाए कि वे अपने शासन का विरोध कर सके तथा शासन को शुद्ध रूप में लाने के लिए इसके लिए आवश्यक माना जाता है। यदि किसी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यदि शासन का विरोध करने की आज़ादी है ही नहीं तो वह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र नहीं हो सकता। जिसमें केवल एक विचार का प्रभाव होगा जिस भी तंत्र में, तो वह लोकतंत्र न होकर किसी तरह से तानाशाह तंत्र बन जाता है। तो आवश्यक है कि किसी भी लोकतंत्र में शासन का विरोध करने का अधिकार नागरिकों को दिया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात करी अधिकारों के बारे में, कि अधिकार के कितने प्रकार है, नागरिक अधिकार कितने हैं तथा हमने देखा कि जो विभिन्न विचारक है उनके क्या क्या विचार हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।